अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। वफाक और सिंध में जब से पीटीआई हुकूमत बनी है तब से ही इसका तनाज़ा बढ़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ ठनी हुई है। मुस्लिम लीग नून के दौर में भी हमने देखा कि आईजी सिंध के तबादले के ऊपर भी खासा तनाव रहा था और चौधरी निसार साहब का फैक्टर था, वो वज़ीर दाखिला थे उस वक्त भी ये सिचुएशन थी। लेकिन अब मामला खासा गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आईजी सिंध की तब्दीली हो या फिर एनएफसी अवार्ड का मामला हो, अस्पतालों का मामला हो, उसके ऊपर क्लियर कट पूछा जाए कि ये वफाक के हैं, सूबे के ज़ेर इंतज़ाम है, या फिर लॉकडाउन करने या ना करने का मामला हो, इस सारे मामले के ऊपर ये मामला अब मज़ीद आगे सख्त होता हुआ भी जा रहा है। फिर अभी जो दो JITs यानी JIT रिपोर्ट एक है, लेकिन दो JITs का सामने आना, JIT रिपोर्ट्स का सामने आना, उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा खासा तनाज़ा खड़ा हुआ पड़ा है। उसके ऊपर उज़ैर बलोच की जो JIT रिपोर्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तनाव दिन ब दिन बढ़ रहा है और अभी कल ही की बात है जब हमने बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। बड़ा जारहाना और सख्त लहजा वफाक के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है। मुख्तलिफ लॉसेस के बारे में उन्होंने बताया, मुख्तलिफ जो केसेस बन रहे हैं उनके वज़रा के ऊपर, उसके ऊपर बात की। सवाल यह है कि इस सारे मामले के ऊपर गो के JIT रिपोर्ट्स के ऊपर कभी भी कोई बहुत अच्छा और मस्बत रिजल्ट्स नहीं आ पाए, लेकिन इस JIT के बाद मामला अब इस जगह पर पहुंचा हुआ है कि ये तनाव बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। ये शिद्दत क्यों बनी है, इसकी रूट्स क्या है और क्या ये शिद्दत और ये तनाव कम हो सकता है? फिर आने वाले दिनों में APC बुला रखी है और क्या शहबाज शरीफ साहब उसमें शिरकत करेंगे, नहीं करेंगे? मरियम नवाज साहिबा की एंट्री, ये सारी मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है उसमें असल तनाव जो दिख रहा है वाज़ेह तौर पर वो वफाक का, ये यूँ कहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इन दोनों के दरमियान में एक वाज़ेह तनाव है और दू बदू मुकाबला हो रहा है, चाहे वो कानूनी सतह पर हो, चाहे वो ज़ुबानी सतह पर हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सतह पे हो, इल्ज़ामात की सतह पे हो। अच्छे खासे इल्ज़ामात भी लग रहे हैं और अच्छे खासे जवाबात भी दिए जा रहे हैं। ये क्यों बना है और ये कब तक चलता रहेगा, इसका पस मंज़र क्या है, ये इसके लिए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। आप इस्लामाबाद में हैं, पावर कॉरिडोर्स को बहुत करीब से समझते हैं, जानते हैं, कई दिहाई तजर्बा है आपका। और सर ये पीपल्स पार्टी का, यानी यूँ कहिए कि सिंध हुकूमत का और वफाक का तनाव को आज का नहीं है, बड़े अरसे से है और जब से नून लीग की हुकूमत हुई उसके बाद PTI की हुकूमत आई तो उसमें और ज़्यादा तनाव हो गया है। इसको किस तरह से समझें हम सर? ये तनाव डेलिब्रेटली बना हुआ है, बस चल रहा है, वो भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, या वाकई इसके पीछे कोई कोर पॉइंट्स भी हैं? देखिए, पहली तो बात यह है कि एक पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत है जिसकी वफाकी हुकूमत के साथ मुखालफत है, वफाकी हुकूमत PTI की है जिसकी पीपल्स पार्टी के साथ मुखालफत है। सही। और जमहूरियत में ये जमहूरियत का हुस्न भी खिलाता है। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि जब इस तरह की हुकूमत हो तो उसको कारकर्दगी पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर नजर आनी चाहिए। तो 5 साल जो नून और पीपल्स पार्टी का जिसका आपने जिक्र किया, वो भी अहले सिंध की खास और ओवरऑल पाकिस्तान की बदकिस्मती रही कि पीपल्स पार्टी ने डिलीवरेंस के नाम के ऊपर बिल्कुल धब्बे लगाए और जख्मों पे लोगों के कचोके लगाए और अपनी अंदरून सिंध की अक्सरियत पे ना तो कराची का मसला हल किया और अंदरून सिंध का तो उन्होंने कभी किया ही नहीं। कि आज भी लाड़काना, तखर, हैदराबाद, मतलब जिस शहर का नाम ले लें, छोटे शहरों का ले लें, वहाँ सब जगह लोग रो रहे। फिर PTI की गवर्नमेंट आई तो ख्याल ये था कि शायद इस दफ़ा, अब प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट बना रहे हैं, सिंध में अक्सरियत तो बेशक पीपल्स पार्टी की है लेकिन पूरा शहरी सिंध PTI के पास चला गया तो कोई रास्ता बने। तो एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनका नारा ही पार्टी का नाम इंसाफ, तहरीक इंसाफ है, लिहाजा हम एहतसाब करेंगे, चोरों और लुटेरों को पकड़ेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, उन्हें ये काम करना भी चाहिए कि आखिर वो इतने अच्छे से कैसे आ रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से जो तरीका और रवैया अपनाया गया दोनों तरफ से, उसमें मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा कोई काम किया था जिस पे इमरान खान साहब ज्यादती कर रहे हैं। यहाँ जब आप गवर्नेंस और एबिलिटी की बात करेंगे तो दोनों हुकूमतें एक ही तरह से फारिग हैं कि ना वो मरकज में कोई दिखा सके, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये कहें कि वज़ीर आज़म का तजर्बा नहीं था तो उनके साथ 3 तजर्बाकार लोगों की है, लेकिन वो तजर्बाकार टीमें वही काम दिखा रही हैं जिनको इमरान खान माजी में रगड़ते हुए आए और इक़्तिदार में आए
कि मैं कुछ ठीक करूंगा। सही। पीपल्स पार्टी के अंदर नई आवाज, आप ये समझ लें कि इस 2 साल में बिलावल भुट्टो जरा ज्यादा जोर से चमके हैं, जरदारी साहब बहुत पीछे चले गए, लेकिन इसके बावजूद कमाल ये है कि सिंध के अंदर डिलीवरेंस नाम की कोई चीज ना बिलावल साहब पैदा करा सके हैं, और मुराद अली शाह ने तो करना क्या है कि वो पहले भी कायम अली शाह की जगह पे आके कुछ नहीं कर सकते थे, और वो बातें बहुत अच्छी करते हैं। कोरोना पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जो डिलीवरेंस साल है वो तबाही है सिंध के अंदर कि किस तरीके से अगर एमक्यूएम का गवर्नर का मेयर आ गया है तो इख्तियारात ही सारे छीन लिए बल्दियात के, वो सारे के सारे वज़ीर आला ने अपने पास रख लिए। बल्दियात बुनियादी जुर्म है भाई, अगर कराची में उनका मेयर आ ही गया है तो आप उनके साथ कुछ तो करें, जिसकी बुनियाद पे आप वफाकी हुकूमत से ये कह सकते थे कि देखें हम अपने मुखालिफ के साथ ये कर रहे हैं और आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके तीनों के तीनों एक पलड़े में खड़े हो गए कि एमक्यूएम विफाक में मौजूद है, वो कराची के लिए कुछ नहीं ले सकी विफाक से। पीपल्स पार्टी ने अपनी जो जहां उनका बाजू ऊपर आया कि वो बल्दियात को दबा सके, उन्होंने जीरो कर दिया। जहां वफाकी हुकूमत है उन्होंने कुछ नहीं दिया। जो आज हम KUSC पे बात कर रहे हैं कि वहां पे जो के इलेक्ट्रिक नए नाम के साथ है, जो कुछ वहां हो रहा है कराची के मतलब लोग तबाही का शिकार हैं। सिर्फ वही नहीं, मतलब वो गैप को जो शक्कर वाली कमियां है उन्होंने भी कुछ नहीं किया सेप्को ने कि वो क्या डिलीवर कर रही है। ये विफाक के काम थे कि अगर के इलेक्ट्रिक ने इन्वेस्टमेंट नहीं की बिजली को पहुंचाने के लिए तो वो उस पर नेपरा से नोटिस कराते हुए बाकी हुकूमत अपना रोल प्ले करती। अब भी वो मुल्ज़रा ये सुना रहे हैं कि जी 2 साल कम से कम अभी लगेंगे इसकी कैपेसिटी को बढ़ते हुए। तो क्या कराची के लोग यही कसूर है कि वो पहले एमक्यूएम के साथ लगे, इस दफा PTI के साथ लगे, और उनके मुकद्दर में जहाँ पानी तो सिंध हुकूमत नहीं दे रही, नाले सिंध हुकूमत साफ नहीं कर रही, और जहाँ बिजली चाहिए थी वो विभाग की अथॉरिटीज उसमें नाकाम नजर आ रही हैं। तो इसने ये सूरत हाल पैदा कर दी है कि जिसमें आम आदमी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुआ है, लेकिन उनके मसले के हल के लिए सवाए इस लफ्ज़ के कर देंगे, कर दिया जा, छोड़ेंगे नहीं किसी को, पकड़ेंगे, मतलब इसके अलावा मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि किसी ने भी सीरियसली इस बात को किया हो। हाँ, अगर इसका हल है तो वो पहले वज़ीर आज़म के पास है कि वो बिठा लें अपने साथ पीपल्स पार्टी को कि भाई देखें हो गया जो होना है, अब आगे चलें, और वो कुछ सिंध हुकूमत के साथ बेहतर करें। सिंध हुकूमत के साथ इसी बुनियाद पे वो अपने साथियों के लिए रेमेडी ले सकते हैं कि आप बल्दियाती कानून को ठीक करें, हम आपके साथ ठीक करेंगे, ताकि जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर है टैक्स पे करने का, उनके लोगों की भी कुछ दादरसी हो। वहाँ पे टैंकर माफिया चढ़ा हुआ है। बाकी तो मुल्क में माफिया, मतलब हम पेट्रोल पे कह लें, हम चीनी पे कह लें, हम आटे पे कह लें, वो तो हैं ही हैं, लेकिन वहाँ टैंकर माफिया पानी नहीं देता। अब बिजली भी खत्म हो गई इस हब्स के मोने, वहाँ पे कराची में लोगों की जिंदगी जीवन हो रही है, मतलब बड़ी बदकिस्मती, और तो कुछ नहीं कहा जाए। इसमें सर एक सवाल ये बनता है कि वफाक इसमें किरदार क्या अदा कर सकता है? ये तो नामुमकिनात वाली बात है। मंशूर का शायद हिस्सा ही नहीं है, शायद इमरान खान साहब के मिजाज का हिस्सा ही नहीं है कि वो शायद पीपल्स पार्टी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो तनकीद करते रहे हैं, माजी में भी तनकीद की और उसके ऊपर डटे हुए, और उनका मिजाज भी ये है कि बस वो डटे रहते हैं एक चीज़ के ऊपर, अपने वो फोकस रहते हैं कि जी ये मैंने जो कह दिया बस ये करना है। तो सिवाय इसके कि वफाक अपने तई जो उनके प्रोजेक्ट्स जो वफाक के अंडर आते हैं उनको ठीक करे, इसके अलावा तो वो सिंध में कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ना वो सिंध में जो बैड गवर्नेंस है और जो करप्शन के इल्जाम सामने आए हैं और जो पैसे निकल गए हैं खजाने से जी, उसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा हिचकिचाहट होती है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे पीपल्स पार्टी नहीं है, मेरा सवाल एमक्यूएम नहीं है। मेरा सवाल ये है कि कराची के शहरी और ओवरऑल सिंध के शहरियों का कसूर क्या है? मतलब पिछली दफा आप बिल्कुल ये है कि नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ जो मर्जी हम कहें, लेकिन सिंध के अंदर PMLN के रूट्स नहीं बनाए, कोशिश भी नहीं की कि भाई ठीक है भाई हमारे साथ वो कोई हमें मसला नहीं पैदा कर रहे पीपल्स पार्टी वाले। तो वहाँ पे जब एक बड़ी पार्टी ने अपना काम नहीं किया तो फिर तहरीक इंसाफ निकली है। लेकिन तहरीक इंसाफ कराची के अलावा अंदरूनी सिंध के लोगों के लिए भी तो लोगों ने वोट दिए ना उनके कैंडिडेट, बिल्कुल सही, और वोट ना दिए हों, हार गए हों, लेकिन लोगों का क्या कसूर? लोगों का सवाल सिर्फ ये है कि आम आदमी के लिए वफाकी हुकूमत अपना रोल प्ले करने के लिए जिद और उससे हट जाएं, छोड़ दें। लेकिन सर उसमें तो 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड की वजह से 18वीं तरमीम के बाद या सूबों की जो खुद मुख्तारी है उसमें बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो हायल हो जाते हैं, उनकी डोमेन खत्म हो जाती है। तो 18वीं तरमीम के ऊपर क्या बातें चल रही हैं सर? कोई इसके ऊपर भी कोई काम हो रहा है?
ठीक है, मैं आपको पहले तो एमक्यूएम के जो मेयर वसीम साहब हैं उनकी एक बात बताऊं, जो तंग हुए थे वफाकी हुकूमत से वो जिन दिनों में। जी। तो उन्होंने बतौर मेयर ये कहा कि जी जो PMLN ने हमें फंड्स दे दिए, जो काम कर दिए, उसके बाद वफाकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब है 18वीं तरमीम वो पीपल्स पार्टी के पिछले टेन्योर में हुई थी ना, तो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने फंड्स दिए थे। यही वो नुक्ता हो सकता है कि जो कुछ आप कर सकते हैं वफाक, वो तो करें ना। जो सहूलत आप दे सकते हैं उसमें आप अपने बड़े भाई के तौर पे किरदार अदा करें। पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस, करप्शन के इल्जाम और उनके वजीरों के रवैये वो कुछ दूर और ढके हुए छुपे हुए नहीं है। तो कम से कम PTI अपना रोल प्ले करना चाहिए ना। कराची में उनको नुमाइंदगी मिली है, चाहे सूबाई असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी। तो ये रोल प्ले करने के लिए कौन रोकता है कि आप बड़े भाई हैं, वफाक में आप वजीर आजम के तौर पर बैठे हुए हैं, वफाकी हुकूमत आपकी है, MQM आपकी इत्तेहादी है, तो मिल के आप दो लोग ऐसा रवैया तो अपनाएं कि जी हम ये कर रहे हैं और ये सूबाई हुकूमत नहीं दे रही। कम से कम मेरे सामने, आपके सामने, कौम के सामने चीजें तो खुल के आएंगी ना कि हम ये दे रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा। 18वीं तरमीम देखिए ना, आइन के अंदर 17 के बाद 18वीं हुई और उसके बाद 19वीं वो जजों की अपॉइंटमेंट के हवाले से होगी और कई और तरमीम हो गई। वफाकी हुकूमत ये समझती है, पॉइंट्स उनके हैं कि इससे रुकावट आई है, उसके ऊपर वोट तो लोगों ने ही देना है ना, जो कौमी असम्बली में आ गए हैं, में आ गए हैं, और वो सेनेट से अगर लेने हैं तो उसके लिए बातचीत के अलावा तो कोई रास्ता नहीं। आई गॉट यू सर। बातचीत के लिए आपको रास्ता तो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, और दोनों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इस पे, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया और हमारी रहनुमाई करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान की जरा इकोनॉमी की बात करते हैं। उसमें जो पॉजिटिव इफेक्ट नजर आ रहा है वो रेमिटेंसेस के ऊपर आ रहा है, फॉरेन रेमिटेंसेस, उसके ऊपर जो बैरून मुल्क से सरमाया तरसीलात ज़र हैं उसमें तारीखी इजाफा हुआ है। वो कैसे हुआ है, उसकी महरकात क्या है, फ़ायदा क्या देगा, और कौन कौन से सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के जिसमें मस्बत रुझान नज़र आ रहा है, एक ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जब से केसेस की भरमार हुई और मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा उसमें आड़े आई, मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ख़ास तौर पर मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब जब से बैरून मुल्क रवाना हुए, उसके बाद से एक पाकिस्तान की सियासत में जहां मुस्लिम लीग नून का बहुत ज़्यादा किरदार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी अच्छा खासा किरदार है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक सन्नाटा पड़ा, और वो सन्नाटा बहुत पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल टैक्रम है उसके अंदर बहुत महसूस किया गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी, वो भी लंदन गए, लेकिन ये भी पता चला कि शायद वापस ना आए, लेकिन वो जब वापस आए तो वो खामोशी टूटी। उसके बाद नैब केसेस, नैब ने जब उनके घर पे छापा मारा, उसके बाद ये खामोशी मज़ीद टूटी, और ये किसी न किसी तरह से जो पॉलिटिकल वैक्यूम सा बना हुआ था वो काफ़ी हद तक फिल होता हुआ नजर आया। बहुत सी चहमगोइयाँ ये भी गर्दिश करती रही कि अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल माइनस हो गए, क्योंकि बहुत अरसे से खामोश हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, बीमार भी हैं वो। उनकी साहबजादी मरीम नवाज साहिबा, वो भी काफ़ी अरसे से उनका ट्वीट जो था वो खामोश था, लेकिन कुछ अर्सा पहले जब गिरफ्तारी का, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी, उनके घर पर छापा मारा गया मॉल्टॉन रिहाइशगाह पर, उसके ऊपर उनका ट्वीट भी आया, थोड़ी बहुत खामोशी टूटती रही। मजमूई तौर पर शहबाज शरीफ साहब गुज़श्ता चंद दिनों से खामोश ही हैं, बहुत ज़्यादा वो बीमार भी थे, अलील भी थे, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट्स आई वो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव कोरोना की आई। वो एहतसाब अदालत में भी पेश होते रहे, वहाँ के भी मामला चलते रहे, आगे मज़ीद भी उनको केसेस होते रहे, ज़मानत का मामला भी चलता है। यानी मजमूई तौर पर बहुत ज़्यादा एक खामोशी सा, एक वैक्यूम सा क्रिएट हुआ पड़ा। गो के एहसन इकबाल की सूरत में, गो के शाहिद खकान अब्बासी साहब की सूरत में, गो के मरीम औरंगज़ेब साहिबा की सूरत में, या गो के ख्वाजा आसिफ साहब की सूरत में पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम लीग नून की अच्छी खासी नुमाइंदगी होती रही। गुज़श्ता दिनों की बात है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पार्लियामेंट में आए, 2 दफ़ा उन्होंने स्पीचेस की, उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा भरपूर जवाब दिए, बड़े तारीखी जुमले बोले गए, बड़ा ज़बरदस्त पॉलिटिकली जो काउंटर किया गया। फिर शाहिद खकान अब्बासी साहब भी खासे एक्टिव हैं, मजमूई तौर पर काफ़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। एहसन इकबाल साहब ने आज जो है वो केस किया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, नैब में अपील दायर की है, या उधर एक बाकायदा नैब को दरख्वास्त दी है। मजमूई तौर पर कहीं ना कहीं एक्टिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें
एक अमूमी तौर पर ये एक जो कि कंफर्म नहीं है, लेकिन अमूमी तौर पर एक कहीं ना कहीं से बाज़गश सी सुनाई देती है कि एक्चुअली मुस्लिम लीग नून में दो धड़े हैं। एक जो है वो शहबाज शरीफ फॉलोअर है, एक जो है वो नवाज शरीफ या मरीम नवाज फॉलोअर है, और ये दोनों धड़े हैं और ये दोनों धड़े अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं और इनकी नाराज़गियाँ भी रहती हैं। क्या ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है? लेकिन अमूमी तौर पर जो हम जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जो करीब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब की ज़ीरो से जो पॉलिटिक्स थी उसको चढ़ता हुआ और बढ़ता हुआ देखा, जिनको करीब से, वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक पैकेज का नाम है, ये दोनों एक ही हैं, इनके अंदर कोई इख्तलाफ, किसी तरह की कोई दो हिस्से नहीं बन सकते, ये पूरे एक पैकेज का नाम है, ये जहाँ भी होंगे दोनों होंगे। तो दोनों धड़े किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं दोनों तरफ से मिलते ज़रूर हैं और उसमें इख्तलाफ नहीं है। तो आइए ज़रा इसके ऊपर कुछ राय लेते हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में भी राय लेते हैं, और क्या नून लीग माइनस ऑल या -1 की हामी है या नहीं है। इस पर ख्वाजा साद रफ़ी बड़े वाज़ह और कैटेगोरिकली कहा था कि हम किसी तरह भी जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक रूल्स हैं उनको डिरेल करने के किसी भी तरह पे हक पे नहीं है। और आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप पहली बार मेरे शो में आ रहे हैं। आपको देख के आपके वालिद साहब की याद ताज़ा होगी, बड़े ज़बरदस्त बेहतरीन सियासतदान थे, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने पॉलिटिक्स ज़िंदगी में की और बड़े ज़बरदस्त इंसान भी थे, पर्सनली उनको जानता हूँ। राना साहब ये मेरे दो सवालात है। सबसे पहला सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो इस पाकिस्तान की इस हालिया पॉलिटिक्स के अंदर क्या हिकमत अमली अपना रही है? गो के जाहिर है हर पार्टी की हिडन हिकमत अमली होती है, वो अपनी स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं। कुछ हमें समझाइएगा कि वो पीपल्स पार्टी को अपोजिशन को कलेक्टिवली लेकर चलना चाह रहे हैं, -1 चाहते हैं, माइनस ऑल चाहते हैं, या ये गवर्नमेंट चलती रहे उनको प्रेशराइज करना चाहते हैं, जिस तरह से केसेस बन रहे हैं उनको प्रॉपर वो डिफेंड करें? क्या हिकमत अमली क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो पर इनवाइट किया। देखिए, आपने 2-3 चीज़ें पिन पॉइंट की। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी में कोई किसी किस्म के दो धड़े नहीं हैं। मियां नवाज शरीफ ने और पार्टी की जो ओवरऑल जो मेजॉरिटी थी, उन्होंने शहबाज शरीफ को साहब को जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब किया, और जो मरियम बीबी हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं पार्टी में। तो कोई इस किस्म का कोई मामला मैंने तो नहीं देखा, ना मुझे कोई धड़ेबाजी भी नजर आई, ना इस तरह का कोई तासर हमारी विद इन द पार्टी है कि कोई है। शहबाज शरीफ साहब इज हेडिंग द पार्टी एज द प्रेसिडेंट, और इसके ऊपर पूरा इत्तेफाक है पार्टी के अंदर। दूसरा ये कि आपने खुद मेंशन किया कि शहबाज शरीफ साहब जब लंदन थे तो बहुत सारी क्यासराइयाँ ये कह रहे थे गवर्नमेंट वाले कि वो कभी वापस नहीं आएंगे, और जब वो वापस आ गए फिर उनको तकलीफ शुरू हो गई कि ये वापस आ गए, अब इनको किसी तरीके से हम जेल में डालें, और नैब ने उनके जो है वो खिलाफ कार्रवाई जो है वो तेज कर दी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी हमारी पार्टी का जो ऑफिशियल लायबल है वो यही है कि हम APC के हक में हैं। हम चाहते हैं कि ये वक्त जो है, ख़ास तौर पे इस वक्त जबकि एक इकोनॉमिक थ्रेट बन चुका है PTI, फूड सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी है ये हुकूमत, तो उस वक्त बहुत ज़रूरत है कि जो पार्टीज हैं सारी ऑपोजिशन की वो इकट्ठी हों और APC हो। लेकिन APC का फ़ायदा क्या सर? मतलब आप इस गवर्नमेंट का माइनस चाहते हैं, उस APC का क्या फ़ायदा? इसमें बड़ी क्लैरिटी हमारी पार्टी में ये है कि ये हुकूमत जो है अवाम का इत्मीनान खो चुकी है, और जब तक ये बैठे हैं चीजें मूव नहीं करेंगी, इंडस्ट्री मूव नहीं करेगी, बिजनेस कम्युनिटी इनको ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि इनके हर इकदाम जो है उसके अंदर ना ये पूरे उतरते हैं और ना ये इनसे वादे पूरे हुए। तो उस लिहाज से हम यही चाहते हैं कि ये हुकूमत अब ओवरऑल माइनस हो जानी चाहिए है और जनरल इलेक्शन होने चाहिए हैं। लेकिन हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ क्लियर है कि हम किसी चोर दरवाजे से नहीं आएंगे, किसी शॉर्टकट से नहीं आएंगे, और विद इन द पार्टी हम लोग अभी ये मुशावरत हो चुकी है, और इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मेज़बानी करेंगे इस APC की। तो आपको ऐसे क्या पॉइंट्स या ऐसे क्या हालात नजर आ रहे हैं कि इससे आपको लगता है ये कि गवर्नमेंट को ऑपोजिशन डिस्टेबलाइज कर सकती है या प्री टाइम इलेक्शंस हो सकते हैं? मतलब मेरा ज़ाती तौर पर जितना मैं समझता हूँ उस वक्त तो कोई आसार इधर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। देखें, हम भी चाहते हैं कि जो 5 साल का जो टेन्योर है वो पूरा होना चाहिए है हर गवर्नमेंट का, सही, लेकिन इसके हम हामी हैं।
लेकिन बदकिस्मती से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पॉवर्टी लाइन थी, जो 28% पे हम छोड़ के गए थे, आज वो 50% भी जो है वो क्रॉस कर चुकी है। और 10 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे अपनी जिंदगी जो है वो जी रहा है। इसी तरह जो है जो जॉबलेसनेस है वो 50 से 70 लाख के करीब थी, जब बढ़ गई थी जब कोरोना से पहले, और कोरोना के बाद ये 1.25 करोड़ तक जो है वो हदें क्रॉस कर चुकी है। तो इस सूरत हाल में जहां एक गरीब को उसको बिजली महंगी कर दी, उसकी गैस महंगी कर दी, उसकी चीनी, आटा, पेट्रोल महंगा कर दिया, ना उसकी तनख्वाहें बढ़ सकी, ना उसको नौकरियां मिल सकी, ना उसको घर मिल सके, तो इसलिए ये कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकता। और जितनी देर ये हुकूमत चलेगी तो ये मुल्क का नुकसान होगा और मुल्क अंदर से कमजोर होगा। तो एपीसी के अंदर इंशाल्लाह ताला लायमल बनेगा कि किस तरीके से हमने ऑपोजिशन में सबने इकट्ठे होके जो है एक जो है हुकूमत को, हमारी यही डिमांड होगी मेरे ख्याल से, जो उसमें ऑब्वियसली कंसेंसस एपीसी में डेवलप होगा, लेकिन डिमांड यही होगी कि ये हुकूमत जितनी देर चलेगी मुल्क का नुकसान होगा। बेशक अभी जो है वो इसका रास्ता जो है कि किस तरीके से ये होगा, ये एपीसी के अंदर मुशावरत के साथ ये लायमल तय होगा। ठीक है, मरियम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, उनका प्लान है, अब तो बाकायदा ये प्लान किया गया है कि उनकी रिहाइश गाह के बाहर वो इश्तिहार लगाया जाए, वो पेस्ट किया जाए कि वो इश्तिहारी हैं, उस तरह का कोई उनकी तलबी का नोटिस है, कोई इस तरह के फैक्टर भी चल रहे हैं, तो वो वापस आ रहे हैं। ये सिचुएशन तो बहुत वर्स्ट होती जा रही है, इस तरह तो बहुत ज़्यादा। जी, इस तरह के जो उच्च हथकंडे इनको कहा जाता है, ये इस तरह के इन्होंने सागदार साहब के लिए भी अपनाए और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अभी जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अपनी इलाज के लिए वहां गए हुए हैं और वो वहां बैठे कोई सियासत नहीं कर रहे, वो अपना इलाज करा रहे हैं। और बदकिस्मती से ये कोरोना का जो एक पैंडेमिक पूरी दुनिया के अंदर है ना, उसमें ट्रैवलिंग हो रही है और ओवरऑल सर्जरीज भी रुकी हुई हैं, तो वो अपना इलाज करा के एज पर हिज कमिटमेंट जो कोर्ट ने उनको अलाउ किया, वो उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला वापस जरूर आएंगे। इनको तब भी बेयकीनी थी कि शहबाज शरीफ भी नहीं आएंगे, वो भी आ गए। जब नवाज शरीफ आएंगे फिर खलखली मच जाएगी कि ये वापस क्यों आ गए। और वैसे भी मैं तो समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की अब जो कन्विक्शन है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम अपील में जाएंगे और इंशाल्लाह ताला जो अरशद मलिक साहब का जो केस है, जिस तरीके से वो अनफोल्ड हुआ है, उसके अंदर हमें डेफिनेटली रिलीफ मिलेगी और जो है ये उनके खिलाफ कन्विक्शन भी कलादम हो जाएगी। हमें पूरा यकीन है अदालतों पे कि इसी तरह का ही फैसला आएगा, क्योंकि ये अया हो गई है बात पूरी कौम के सामने कि वो अरशद मलिक साहब अंडर प्रेशर थे और ये सारा कुछ जो मामला हुआ वो उनके ऊपर एक प्रेशर था, जिसका रिजल्ट जो है वो अवाम के सामने जाहिर हुआ। बाकी जहां मरियम बीबी की बात आ गई, तो मरियम बीबी पाकिस्तान में ही है। उन्होंने एक फैसला किया था कि इस स्टेज के अंदर जहां उन्होंने अपनी वालदा को खोया कुछ अर्सा ही पहले, और अभी उनके वालिद जो हैं वो भी एक मुश्किल वक्त से सेहत के लिहाज से गुजर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला मरियम नवाज भी जो है वो बहुत जल्द उनकी एक बड़ी एग्रेसिव और पॉलिटिकल साइड आपको नजर आएगी वक्त आने पे। और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को जो है इस चीज को तेजी मरियम नवाज साहब का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है और जो शहबाज शरीफ साहब का पॉलिटिकल नैरेटिव है वो एक ही है। देखें, हमारा जो पॉलिटिकल नैरेटिव पार्टी में मुख्तलिफ लोग होते हैं, हर एक के पर्सनल नैरेटिव होते हैं, लेकिन फिर जब पार्टी का नैरेटिव होता है वो सब लोग फॉलो करते हैं। और जो हमारी पार्टी का नैरेटिव है वही नैरेटिव मरियम नवाज बीवी भी जो है वो भी वही नैरेटिव वो भी फॉलो करती हैं। और इस वक्त हमारा यही नैरेटिव है कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, अब वो वक्त आ गया है कि पावर शेयरिंग के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो आपकी आर्म्ड फोर्सेस हो, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, अब सबको बैठने की जरूरत है और डिसाइड करने की जरूरत है कि ये मुल्क कैसे चलना है। क्योंकि ये जो एक हाइब्रिड निजाम जो बनाया गया और एक सिलेक्टेड हुकूमत को लाया गया, वो फेल हो गई है बुरे तरीके से। आपको लगता है राना साहब के तमाम अपोजिशन जमातें या पार्टीज जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो पार्टीज हैं, जो अपोजिशन में बड़ा किरदार है उनका, वो मिलकर इस हुकूमत को गिरा सकती हैं, इस पोजीशन में है?
अभी जो हकायक हैं वो तो ये आपको बता रहे हैं कि इनके अपने इत्तेहादी जो हैं वो भी जबरदस्ती इनके साथ जुड़े हुए हैं। उनको भी जो है वो एक बड़ी मुश्किल एक फॉर्मेट में जोड़ा गया है, जबकि सारों को इख्तलाफात हैं पीटीआई के साथ। और सबसे बड़ा इख्तलाफात यही है कि इनके सारे वादे जो हैं वो झूठे निकले। सारी इनकी जो इन्होंने जो तस्वीर दिखाई थी पाकिस्तानी अवाम को, वो सारी फ्रॉड निकली। तो इनके तो अपने इत्तेहादी बड़ी मुश्किल से जुड़े हुए हैं, और आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है कि कैसे वो जुड़े हुए हैं उनको। तो अभी तो ये सिर्फ एक कह लें कि वेंटिलेटर पे हुकूमत है, और वेंटिलेटर का जब बटन ऑफ हो जाएगा तो ये धड़म करके गिर जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये इसको जबरदस्ती इस निजाम को चलाया जा रहा है, लेकिन सबको समझने की जरूरत है कि जितनी देर तक ये निजाम चलेगा मुल्क का नुकसान होगा, एक आम आदमी का बद से बदतर हशर होता जाएगा। और ये वक्त आ गया है कि सब इस चीज को समझें। और देखें इनके पास तो मैं आपको कहां से बंदा शुरू करे कि एक पिछले 3 साल से टैक्स नहीं बढ़ा इस मुल्क के अंदर, टैक्स कलेक्शन हुकूमत नहीं बढ़ा सकी। जब हुकूमत की आमदनी नहीं होगी तो हुकूमत कैसे डिलीवरी करेगी? और उसकी बेसिक वजह आप सब छोड़ दें, सब डिबेट छोड़ दें, सबसे बड़ी वजह इमरान खान साहब ने अपनी नेशनल असेंबली के इजलास में खुद कह दी, पीआईए के ऊपर जिक्र करते हुए, कि वो इसलिए तबाह हो गया कि इतने जो है वो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव चेंज हुए। तो पिछले 2 सालों से 5 एफबीआर के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। जी हाँ, ये बात तो सही है। एक फाइनेंशियल ईयर भी जो है एफबीआर के चेयरमैन ने नहीं निकाला, तो कैसे रिफॉर्म्स आएंगी आपकी एफबीआर के अंदर? टैक्स कलेक्शन, टैक्स नेट कैसे आपका बढ़ेगा? और आपके इनके जो असल जो चट्टा खट्टा था वो फवाद चौधरी ने खोल दिया कि हमारे पास ना टीम है, और लीडर वही होता है जो टीम सेलेक्ट करता है, और हमारे लीडर टीम नहीं बना सकते। तो कहने का मामला ये कि ये मुल्क अब दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान अगर इसी डायरेक्शन में चलेगा कि हम 5.8% जीडीपी ग्रोथ से मनफी में आ जाएंगे, फिर अगले साल की जो प्रेडिक्शन है वो 1% से भी कम है, और असल जब आईएमएफ तो प्रेडिक्ट कर रही है कि 2021 में ये पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हो जाएंगे। अल्लाह करे ट्रेंड शुरू हो जाए, लेकिन जिस तरीके से ये हर चीज को मिसमैनेज कर देते हैं। आपने पीआईए में देखा कि ये जो सिविल एविएशन के अंदर जो आपके पायलट्स के लाइसेंसेस आपने देखे कितने जारी निकले हैं। 262 का इन्होंने छक्का मार दिया, और तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन बाद में शुरू हुई। 21 को सस्पेंड किया। 21 के ऊपर इन्होंने आपकी पूरी सिविल एविएशन पीआईए को बिठा दिया। तो ये जो मिसमैनेजमेंट आई गॉट यू सर। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच राना एहसान अफजल साहब, यूर यंग पॉलिटिशियन राइट नाउ। बड़े ज़बरदस्त पॉइंट रेज किए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान की तस्वीर ज़र की। वो उसमें इजाफा हुआ है, कैसे हुआ है, टेम्प्रेरी है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, इसके ऊपर बात करते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की इकॉनमी से मुतालिक हल्की फुल्की अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं, और उसी में जो रेमिटेंसेज हैं उसके बारे में भी आज अच्छी खबर मौसूल हुई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के अख्ताम पर तारकीन वतन की जो तरसीलात ज़र थी वो मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा 23.10 बिलियन डॉलर रही। माली साल 2018-19 में तरसीलात ज़र 21.74 बिलियन डॉलर थी, और इस तरह तरसीलात ज़र में 6.4% इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़र गुज़श्ता माली साल में मजमूई बरामदात 21.39 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा रहीं, और गुज़श्ता माह जून में भी तारकीन वतन की तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। जून 2020 में बैरून मुल्क मुकीम कारकुनों की तरसीलात ज़र 2.47 बिलियन डॉलर है। जून 2019 में तरसीलात ज़र का हजम 1.64 बिलियन डॉलर था। इस तरह सिर्फ एक माह में तारकीन वतन की तरसीलात का हजम 51% बढ़ गया, जो मुल्क की तारीख में नया रिकॉर्ड है। सफ़े अव्वल के एक मुल्की बैंक में शोबा बैरूनी तरसीलात के सरबराह के मुताबिक तरसीलात ज़र में गैर मामूली इजाफे की वजह जो कोविड-19 है, इसकी वजह से बैनुल-अक़वामी कमर्शियल फ्लाइट्स की बंदिश है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क तारकीन वतन हवाला हुंडी के बजाय बैंकारी चैनल के जरिए ज़र मुबादला भेजने पर मजबूर हुए हैं। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी बराए मुआशी अमूर मेहताब हैदर साहब। मेहताब साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। सब तरसीलात ज़र में वाकई इसमें कोई शक नहीं कि इजाफा हुआ है, और इसमें बताया भी जा रहा है कि कोविड-19 एक रीज़न है। क्या सिर्फ एक वाहिद रीज़न यही है इसके बढ़ने की? देखें, इसके अलावा कुछ और रीजंस भी जो हैं वो हो सकती हैं। एक तो ये देखें, ये पीरियड जो है कुछ छोटी और बड़ी ईद के दरमियान का पीरियड है। अभी आपको बताया कि बड़ी ईद जो है
वो आने वाली है और लोग जो है वो अपने घरों में जो है पैसे भेजते हैं, जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी है वो अपनी फैमिलीज के लिए जो है ऐसे जो है वो ज्यादा जो है वो भिजवा रहे हैं। ठीक है, अभी देखना ये है कि क्या ये ट्रेंड जो है वो आइंदा आने वाले महीनों में बरकरार रहता है, यानी क्योंकि एक वजह इसकी और भी हो सकती है। वो ये हो सकती है कि खासकर मिडिल ईस्ट से जिन लोगों की जॉब्स जो हैं वो उनकी खत्म हुई हैं, तो क्या वो अपनी सेविंग्स लेकर तो पाकिस्तान में नहीं आ रहे। अगर वो सेविंग्स लेकर आ रहे हैं तो शायद 1 या 2 महीने आपको एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की सर्ज जो है या इंक्रीज जो है वो नजर आए, लेकिन उसको सस्टेन जो है वो आगे चल के जो है वो रखना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि IMF की भी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और प्लानिंग कमीशन की भी प्रोजेक्शंस यही थी कि ये कोविड-19 की वजह से जो है वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो है वो आपकी रेमिटेंसेस जो है वो कम होंगी। तो ये देखना ये है कि ये क्या एक शॉर्ट टर्म या वन टाइम फिनोमेना है या आने वाले चंद महीनों में जो है ये बरकरार रहता है। अगर ये बरकरार रहता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशआइंद है सर। लेकिन इसमें खतरात जो है वो मौजूद हैं कि कहीं ये शॉर्ट टर्म ना हो और आइंदा आने वाले महीनों में जो है इसके अंदर मेजर जो है वो डिक्लाइन जो है वो नजर ना आए। सर उमूमी तौर पर जो राय मिल रही है वो शॉर्ट टर्म ही की ज्यादा मिल रही है। चले हम प्रिसाइजली इसको शॉर्ट टर्म अगर समझ भी लें तो इमीडिएटली इसका क्या इफेक्ट आएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पर? देखें आपका इस टाइम देखें ना, आपका जो है वो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो जो है वो 24 या 25 बिलियन डॉलर्स के मुकाबले में 21 बिलियन डॉलर्स हुई हैं। तो अगर आपकी रेमिटेंसेस जो हैं वो इस टाइम बढ़ती हैं तो आपको एक ब्रीदिंग स्पेस जो है जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसमें मिल जाता है। अभी आपको पता है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो बेसिकली स्टॉल्ड है और अभी ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत जो है अगर इसमें डिलिंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल करके कितने अरसा जो है वो उसको जो है वो ऑन होल्ड करना चाहती है। क्योंकि जब भी आपको IMF का प्रोग्राम जो है वो रिवाइव करना पड़ेगा तो उसके साथ साथ आपको बुनियादी टारगेट्स भी और आगे स्ट्रक्चरल जो बेंचमार्क्स हैं उनकी सारी तफसीलात भी जो है वो तय करनी पड़ेंगी। तो ये अगर एक्सटर्नल साइड पे आपको एक मिलता है बिल्डिंग स्पेस, उसी के नतीजे में आप देखेंगे कि अभी जो रिसेंटली चंद दिनों में आपने देखा होगा कि एक्सचेंज रेट के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर जो है वो आना शुरू हो गया था। अगर ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना भी है तो तब भी जो है वहां पे भी जो है वो हमें जो डॉलर जो है वो ऊपर जाता और रुपया नीचे आता हुआ ग्रेजुअली जो है नजर आ रहा था, उसको जो है वो रोकने में जो है वो मदद मिलेगी। ठीक, इसमें कोई ऐसे और सेक्टर्स भी हैं जहां पर पॉजिटिव ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं सर? क्योंकि अब देख रहे हैं कि शायद स्टॉक मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड कर रही है, लेकिन अगर इसको 2019 से या 17-18 से कंपेयर किया जाए तो ट्रेंड नेगेटिव ही है। कोई और सेक्टर्स हैं जिसमें पॉजिटिव ट्रेंड इकोनॉमी में नजर आ रहा है? देखिए स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल पॉजिटिव जो है वो जा रही है और उसकी बुनियादी वजह जो है वो जो मैं समझता हूँ, एक तो बजट का जो है वो पास हो जाना और बजट के पास होने के बाद एक स्टेबिलिटी जो है वो उसको इंडिकेट कर रही है। और साथ साथ आप ये भी देखें कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हुआ है। लेकिन अभी आप देखें कि फिस्कल साइड की प्रॉब्लम्स अभी भी मौजूद है। और अभी आपने देखा होगा कि एक तो जो डेट का फिगर आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट जो है वो भी आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो बजट डेफिसिट का फिगर आएगा वो भी पाकिस्तान की हिस्ट्री का अनप्रेसिडेंटेड जो है वो फिगर होगा। तो आपको एक साइड पे एक्सटर्नल साइड पे तो आपको बेहतर चीजें जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हुआ है। हालांकि आपकी एक्सपोर्ट्स जो है उतनी नहीं बढ़ी, लेकिन इंपोर्ट्स की कंप्रेशन के जरिए आपने वो हासिल कर ली है। लेकिन अभी फिस्कल साइड जो है वो उस पर खासा जो है वो चैलेंजेस मौजूद हैं और उसमें आपने देखा कि FBR का भी बड़ा शॉर्टफॉल हुआ और अभी बजट डेफिसिट जो है वो आइंदा जो है नेक्स्ट मंथ तक उसके फिगर्स जो है वो फाइनल होंगे, उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें भी खासा जो है वो बड़ा इंक्रीज होगा। और जब आपकी फिस्कल साइड इतनी इम्बैलेंस हो तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट जो है वो आपके एक्सटर्नल साइड पे भी आता है। तो एक साइड से तो पॉजिटिव चीज है, लेकिन दूसरी साइड पे चैलेंजेस जो हैं वो इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है वो नजर आ रही है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, आपने हमें समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कैसा लगा इस बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना गिरदो निवाह का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।